हरियाणा के कृषि और मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि जल भराव वाले क्षेत्रों के पानी का उपयोग मछली पालन और झींगा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे राज्य में ब्लू रेवोल्यूशन को बढ़ावा मिलेगा। कृषि मंत्री चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। कृषि मंत्री ने मत्स्य पालन और कृषि विभाग के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया और अधिकारियों से पहले चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने को कहा। देखिए, ये 1 अप्रैल से हर बार मंडियों में खरीद शुरू होती है। सरकार का तो पूरा इंतजाम है, जैसे जैसे सीजन आएगा, क्योंकि कहीं गेता कहीं पछेता, समझते हो ना, कहीं अर्ली कहीं लेट। प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ मंडियों के अंदर गेहूँ आएगी, सरकार उसको खरीदेगी MSP के। पूरी तरह से, हर तरह से पूरी तैयारी है। हर मंडी में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे किसान को। पैसा उसका 48 घंटे में उसको पैसा ही मिलेगा। क्या लक्ष्य रखा है आपकी बार गेहूं खरीद का? लक्ष्य तो जितना आएगा सारा खरीद लेंगे। उन्होंने वैश्विक स्तर पर मछली पालन को बढ़ावा देकर किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत तलाशने की आवश्यकता जताई। इस अवसर पर भिवानी और सिरसा जिले में चल रही मत्स्य पालन परियोजनाओं पर भी विशेष चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन परियोजनाओं की अंतिम ड्राइंग को इस माह के अंत तक फाइनल कर दिया जाए। स्टोरेज वालों की वो एसोसिएशन पहले CM साहब के पास आए थे, फिर मेरे पास भी आए थे दौर को। उसमें वो था 70,000 का वो पर स्टोरेज के हिसाब से था। स्टोरेज की कैपेसिटी के हिसाब से हमने किया। पहले सब पे समान था। वो थोड़ा लग रहा था भी जिसका छोटा स्टोरेज है उस पर भी उतनी टैक्स है, जिस बड़ा है जिसका उस पर भी उतनी है, तो वो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से किया। वो भी सहमत हो गए उससे और वो कर दिया था। उसका धन्यवाद करने के लिए आए थे CM साहब का। CM साहब ने वो किया था। मछली पालन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर रहे थे आपको अभी। ये डिपार्टमेंट बड़ा है हमारा, एक खुले आसमान में खेती होती है सारी जगह। इसमें कई डिपार्टमेंट जुड़े हैं। मच्छी पालन है, बागवानी है, और इस डेयरी है, मधुमक्खी का भी है, और भी है। इसमें बोर्ड भी है। जहाँ चर्चा, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इसको सारे को बैठ के चर्चा तो आपस में करते हैं हम बैठ के। सर, गेहूं की उठान को लेकर सर क्या कोई डायरेक्शंस दी गई हैं? अक्सर दिक्कतें आती हैं सर जब ज्यादा गेहूं मंडियों में आ जाता है सर, उसको लेकर। देखिए, अब हर बार थोड़ा सुधार है। पहले गेट पास की दिक्कत थी, अब मोबाइल पे आ गया सारा रिकॉर्ड। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसान अपना मोबाइल के हिसाब से अपने मंडी में बेचेगा। तो आप भी किसी मंडी का दौरा करेंगे, क्योंकि एज ए कृषि मंत्री आप जिस तरीके से। मैंने आज वो बात की है, मैं 22 जिलों का दौरा करूंगा। कब से सर? 7 तारीख से। 7 तारीख से पूरे प्रदेश में? 7 तारीख को मेरी पहले मैं जाऊंगा जज्जर दादरी, 8 और 7 को। उसके बाद फिर पूरे प्रदेश में जाएंगे। हाँ, मंडियों में जाएंगे सर? मंडियों में जाएंगे। मंडियों के साथ साथ जो डिपार्टमेंट से संबंधित और डिपार्टमेंट है उनसे भी चर्चा करेंगे। कोई जैसे सेम का एरिया है, कहीं सेम खत्म करनी है, तो हमारा ये टारगेट है 1 लाख एकड़ जो जमीन है। मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प पत्र में टारगेट दिया हमारे को, वो 1 लाख एकड़ का दिया। और इसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं सेम वाले, वो ज़्यादा 8-9 डिस्ट्रिक्ट है ज़्यादा, जिनमें ज़्यादा दिक्कत है, तो उनका समाधान करने के लिए वहाँ खारा पानी है, उसमें मच्छी पालन हो सकता है अच्छे तरीके से। मच्छी पालन के लिए आंध्र प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में पानी मीठा है, नमक रला के वो करते हैं वो मच्छी पालन। हमारे यहाँ तो नमकीन ऑलरेडी। ये हमारे लिए जो मच्छी पालन के लिए काफ़ी फायदे की चीज़ है। अधिकारियों ने बताया कि भिवानी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका है और बिजली पानी की आपूर्ति की योजना पर काम चल रहा है। टेंडर प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी ताकि अप्रैल के अंत तक निर्माण कार्य आरंभ हो सके। उन्होंने मत्स्य पालन, कृषि और मृदा संरक्षण विभाग के बीच संयुक्त बैठक आयोजित करने पर जोर दिया ताकि जल संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग किया जा सके। भाई देखो, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है प्राकृतिक खेती का। इसकी आज सारे दुनिया को जरूरत है वैसे तो, लेकिन भारतवर्ष को तो विशेषकर हरियाणा प्रांत में ये अच्छा आपने सवाल किया। प्राकृतिक खेती, खेती 3 तरह की है। एक खेती है रासायनिक, जिसमें खाद डलता है, DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, दवाइयाँ डलती हैं जो कीड़े मार दवाइयाँ। और एक है जैविक खेती। जैविक खेती में केंचुआ प्रयोग होता है, जिसमें गोबर से खाद बनता है। वो एक क्यारी बना के गोबर में केंचुए छोड़ते हैं। वो केंचुआ है विदेशी,
वो केंचुआ केवल गोबर ही खाता है, उसकी खुराक है ये, उसी से खुराक से वो खाद बनाता है। एक खेती है प्राकृतिक खेती का केंचुआ देसी है, अपना है, हिंदुस्तानी। वो मिट्टी भी खाता है और गोबर भी खाता है, वो जमीन में ही है अपने यहाँ। अब उसका जो उसको खतरा जो है वो यूरिया से, डीएपी से, पेस्टिसाइड से वो खतरा है उसको, उससे वो मर जाता है वो। लेकिन उससे बचने के लिए वो नीचे चला जाता है ज़मीन में, 10 फुट तक 15 फुट तक नीचे चला जाता है। जब उसका कोई भोजन उसको मिलता है तो उसको भोजन लेने के लिए ऊपर भी आ जाता है। देसी गाय का जो गोबर है वो उसका भोजन है। देसी गाय जो है एक दिन में 10 किलो गोबर करती है, और जो बैल है वो 12 किलो करता है, और जो भैंस है वो 15 किलो करती है। लेकिन सबसे उपयोगी जो गोबर है वो देसी गाय का है। उसके 100 ग्राम गोबर में 3 लाख जीवाणु होते हैं, 300 लाख जीवाणु, और 500 तक हो जाते हैं वो। लेकिन वो जीवाणु जो है अगर हम खेत में ले आएं तो ये पौधे का भोजन बनाने में सहयोग करते हैं। अब उसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती हमारे यहाँ देवव्रत जी आर्य जी हैं, हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के, वो हमारे मित्र भी है। मैं भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था, और उसके पास 200 एकड़ जमीन किसी महान आदमी ने दान दी थी, उसमें वो गुरुकुल के लिए दी थी। अब वो गुरुकुल की ज़मीन से हमारा बड़ा पुराना ताल्लुकात है। गाय मांग के लाते थे, अनाज मांग के लाते थे। कुछ वहाँ ज़मीन का झगड़ा था, वो भी सॉल्व कराया विद्यार्थी जीवन में। तो वहाँ आचार्य जी के साथ अच्छे संबंध। उन्होंने 35-40 साल से खेती कर रहे हैं वो। उसने सारियों खेती करके देख ली। उसने आचार्य जी ने तो ये जो रासायनिक खेती है ये भी करके देखी। अब रासायनिक खेती से ज़मीन जो है वो एक बार तो लगता है जैसे उपजाऊ होगी, फिर वो उपज कम होने लग जाती है। फिर हम उसमें खाद और डालते हैं, फिर कम हो जाती है, फिर खाद और डालते हैं। जैसे जैसे हम खाद बढ़ाएंगे वैसे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, वो करड़ी हो जाती है नीचे से ज़मीन खाद से। और जहरीले खाद से जो पैदा होगा अनाज वो भी जहरीला ही होगा, और जहरीले अनाज को जो कोई खाएगा उसको कैंसर होगा, बीमारियां होगी। इसलिए प्राकृतिक खेती की जरूरत है। आज भारतवर्ष के अंदर माननीय मोदी जी ने इसकी तरफ ध्यान दिया है। प्राकृतिक खेती हम करेंगे, उससे उपज कम नहीं होती, खर्चा कम होगा, मेहनत है, किसान को उससे फायदा है। लेकिन एक प्रचलित होगी बात टीवी पे, रेडियो पे, अभी ये खाद का प्रयोग करते हैं, इससे फायदा होता है, लेकिन इससे हमारी ज़मीन बीमार होगी, और बीमार माँ के पेट से बच्चा जो पैदा होगा वो हेल्दी थोड़ी होगा, वो भी बीमार होगा। इसलिए गबरू जो पढ़ते थे हरियाणा में, एक तो होते हैं जवान, जवान के साथ साथ गबरू शब्द जो था ये हमारा गांव का शब्द है। गबरू कहते थे भाई ये लड़का बड़ा गबरू है। गबरू का मतलब बहुत ताकतवर। वो ताकत माँ बाप के बेसिकल स्ट्रेंथ जो मिलती है बच्चे को, वो माँ बाप से मिलती है, जन्म से। अब जन्म से जो ताकत मिलती थी वो माँ बाप भी देसी थे, उनके बच्चे गबरू बनते थे। अब दिक्कत आ रही है।